चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली वीवीपैट मशीन, वीवीपैट का संस्करण क्या है? बताना है। ये कि जो मशीन है वीवीपैट मशीन वो किस संस्करण की है? ए नंबर M3 संस्करण की, बी नंबर Z1, सी नंबर M3 संस्करण, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। सही ऑप्शन देखते हैं। ये हो गया M3 संस्करण में आता है। ये मशीन M3 संस्करण में आती है, M3 संस्करण में आती है। इसका पूरा नाम होता है, वीवीपैट मशीन का पूरा नाम होता है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ये इसका पूरा फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ये इस मशीन का वीवीपैट मशीन का पूरा फुल फॉर्म होता है। इसके साथ साथ एक और मशीन आता है जिसे हम वीपीआर मशीन कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है वेरीफाइबल पेपर रिकॉर्ड मशीन। ये एक स्पेसिफिक प्रकार की मशीन होती है जो ईवीएम मशीन के साथ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ, ईवीएम मशीन के साथ लगी होती है और जिसमें आपके वोट देने के बाद एक छोटा सा पेपर क्लिप शो करता है जो केवल 7 या 8 सेकेंड के लिए शो करता है और उसके बाद इस वीवीपैट मशीन के साथ लगे बॉक्स में वो पेपर गिर जाता है। उस पेपर में आप ये देख सकते हैं कि आपने जो वोट दिया है वो वोट किस पार्टी को गया है और अपने वोट की प्रत्यक्षता प्रमाण ले सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? बताना है कि वरीयता क्रम के आधार पर कौन सबसे पहले आता है। ए नंबर में यूपीएससी के अध्यक्ष, बी नंबर मुख्य चुनाव आयुक्त, सी नंबर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई इनमें से कोई नहीं। देखिए सही ऑप्शन की बात करते हैं तो अगर इन ऑप्शनों की बात करते हैं तो इसमें से सही ऑप्शन हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में वरीयता क्रम के आधार पर निम्नलिखित में से, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन आपको कहीं भी डाउट में दिया जा सकता है क्योंकि अगर निम्नलिखित की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर इन तीन में से भी किसी को एक माना जा सकता है यूपीएससी बोर्ड के अनुसार, या फिर सही आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं को भी इसका आंसर बनाया जा सकता है। पूरे क्रम को हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले क्रम में आता है राष्ट्रपति, सबसे पहला क्रम आता है राष्ट्रपति का, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद उप प्रधानमंत्री, उसके बाद आते हैं राज्यों के राज्यपाल, के बाद आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उसके बाद संघ लोक सेवा के अध्यक्ष यूपीएससी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? बताना है कि 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो किस पुराने संविधान संशोधन के आधार पर किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 62वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 65वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 61वां संविधान संशोधन, 62वां या 65वां संविधान संशोधन। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो गया ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। 73वां संविधान संशोधन बिल 64वें संविधान संशोधन के आधार पर किया गया था। 73वां संविधान संशोधन 64वें संविधान संशोधन के आधार पर किया गया था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था।
पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वें संविधान संशोधन को तैयार किया गया, उसे अपनाया गया था। इसके साथ है भाग 9 और आर्टिकल 243, भाग 9 और आर्टिकल 243 में 11वीं अनुसूची में 16 कानून और 29 राज्यों को वर्णित किया गया था। 16 कानून और 29 कार्यों को वर्णित किया गया था या उसे संविधान में जोड़ा गया था। अब देख लेते हैं 64वें संविधान संशोधन के बारे में। 64वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 में पंचायतों को मजबूत करने के लिए बनाया गया था। 64वां संविधान संशोधन 1989 में पंचायती राज को मजबूती दिलाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन उस समय यह बिल लोकसभा में पास हुआ मगर राज्यसभा से यह बिल पास नहीं हो पाया था। लोकसभा में पास हुआ मगर राज्यसभा में यह बिल पास नहीं हो पाया था। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन आया। 73वां संविधान संशोधन आया जो 1992 में इसे प्रस्ताव की दिया गया था। 1992 में इसका प्रस्ताव रखा गया था और बाद में यह 24 अप्रैल, ये इम्पोर्टेंट डेट है 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन के आधार पर पंचायती राज की शुरुआत कर दी गई थी। 24 अप्रैल 1993 को, या कह सकते हो कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसे प्रस्तावित रखा गया था और 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू कर दिया गया था। इसके साथ साथ अन्य ऑप्शन को भी देख लेते हैं। अन्य ऑप्शन में पहला ऑप्शन आता है हमारा 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन में होता है 1988। 61वां संविधान संशोधन 1988, जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है 61वां संविधान संशोधन 1988, जिसमें वोट देने की उम्र को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। याद करना बहुत ही आसान है। इसमें लास्ट में 1 है तो 21 वर्ष था और इसमें लास्ट में 8 है तो 18 वर्ष कर दी गई थी, यानी कि 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। 18 वर्ष कर दी गई थी, याद करना काफ़ी आसान है। 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी 61वें संविधान संशोधन 1988 में। चलिए इसके बाद देखते हैं 62वें संविधान संशोधन में लोकसभा तथा राज्यसभा में SC ST और एंग्लो इंडियन से संबंधित संशोधन किए गए थे। 62वें संविधान संशोधन में लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में SC ST और एंग्लो इंडियन से संबंधित कुछ संशोधन किए गए थे। 65वें संविधान संशोधन को देखते हैं। 65वें संविधान संशोधन में SC ST के लिए नेशनल कमीशन की स्थापना की गई थी। नेशनल कमीशन की स्थापना से संबंधित कुछ बातें रखी गई थी या उसके संबंधित कुछ प्रावधान दिए गए थे। 65वें संविधान संशोधन में SC ST के लिए नेशनल कमीशन से संबंधित कुछ प्रावधान, नेशनल कमीशन की स्थापना से संबंधित कुछ प्रावधान दिए गए थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंचायती राज संस्थानों को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? पंचायती राज संस्थानों को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? आर्टिकल 243 एच के अनुसार, आर्टिकल 243 ई के अनुसार या आर्टिकल 243 जी के अनुसार। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो गया पंचायती राज संस्थानों को आर्टिकल 243 जी के अनुसार 29 कार्यों की सूची दी गई थी। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन 1992 को जोड़ा गया था, जिसमें 29 विषय को शामिल किया गया था। अब देखते हैं ऑप्शन को तरफ।
आर्टिकल 243 ई में, आर्टिकल 243 के ई में के तहत निकाय के विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर निर्वाचन करना अनिवार्य होगा। तथा आर्टिकल 243 एच में देखते हैं, एच में यह प्रावधान दिया गया है कि वित्तीय शक्ति यानी कि पंचायती राज में वित्तीय शक्ति की पूरी छूट पंचायती राज को दी गई थी, जिसमें पैसा वसूल करना और खर्च करने की अनुमति से संबंधित प्रावधान है। पंचायती राज में वित्तीय स्थिति को पूरा करने के लिए पैसा वसूल करना, टैक्स कलेक्ट करना या फिर उसे खर्च करना, इसका पूरा प्रावधान का वर्णन पंचायती राज संस्थानों के लिए आर्टिकल 243 के सब क्लॉज एच में दिया गया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? ए नंबर लेखा परीक्षण लेखा परीक्षक या लेखा से, केंद्र या राज्य से, नीति या क्रियान्वयन से, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन देखते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया नीति और क्रियान्वयन से। भारतीय प्रशासन में विभाजन की प्रणाली नीति या क्रियान्वयन से संबंधित है, जिसका वर्णन आर्टिकल यस के बारे में आर्टिकल 246 में किया गया है। आर्टिकल 246 में किया गया है, जिसके अनुसार में सातवीं अनुसूची में संघ, केंद्र तथा संवर्ती सूची का, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का वर्णन किया गया था, जिसमें शक्तियों के पृथक्करण के बारे में बताई गई है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? जो आर्टिकल 300 है वो किससे संबंधित है? ए नंबर में मुकदमे तथा कार्रवाई से, बी नंबर सरकारी ठेके से, सी नंबर महान न्यायवादी से, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन देखते हैं। इसका सही ऑप्शन हो गया ए नंबर मुकदमे तथा कार्रवाई से। आर्टिकल 300 मुकदमे तथा कार्रवाई से संबंधित है इसमें, और यह आर्टिकल 300 भाग 12 के अंतर्गत आता है। अगर महान न्यायवादी की बात करते हैं तो महान न्यायवादी का वर्णन आर्टिकल 76 में किया गया है, जो राष्ट्रपति के अनुसार जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। महान न्यायवादी का वर्णन आर्टिकल 76 में किया गया है, जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कराई जाती है। वहीं आर्टिकल 165 में महाअधिवक्ता की नियुक्ति का वर्णन किया गया है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के समकक्ष कराई जाती है। राज्य के राज्यपाल के समकक्ष कराई जाती है। जहां महान न्यायवादी आर्टिकल 76 महान न्यायवादी केंद्र में प्रमुख होता है, वहीं महाअधिवक्ता आर्टिकल 165 में महाअधिवक्ता राज्य का प्रमुख होता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। संविधान सभा ने किस वर्ष भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया था? 1948 में, 1947 में, सी नंबर ऑप्शन 1949 में, डी नंबर एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो गया 1947 में। संविधान सभा ने 1947 में मसौदा समिति तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन कराया था। संविधान के प्रारूप तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी और इनके साथ साथ 7 अन्य लोग भी थे। उन 7 लोगों का नाम याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और हम देख लेते हैं। पहले इन 7 लोगों में के.एम. मुंशी, शॉर्ट में यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ ताकि आपको भी ज़्यादा कुछ ध्यान में रहे और याद रहे। के.एम. मुंशी के बाद मोहम्मद सादुल्ला,
BL मित्तल, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्तल, इनके जगह पर बाद में N माधवराव बाद में इनके जगह पर आए थे। उसके बाद हो गए अल्लादीन कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादीन कृष्णा स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी अयंगर, उसके बाद DP खेतानी और DP खेतानी के जगह पर बाद में TT कृष्णाचारी सदस्य बने थे। DP खेतानी के बाद TT कृष्णाचारी संविधान सभा के सदस्य बने थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद में नए राज्य बनाने की शक्ति नहीं थी? बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को यह प्रावधान दिया कि वह नए राज्य बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 3, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 4, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 1। चलिए सही ऑप्शन देखते हैं इसका सही ऑप्शन हो गया ए नंबर ऑप्शन आर्टिकल 3। भारतीय संसद को आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 के तहत संसद में नए राज्य बनाने की शक्ति का नहीं थे। इसके अंतर्गत किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, संसद चाहे तो किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य क्षेत्र को घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तित भी कर सकती है, किसी राज्य के नाम पर परिवर्तन कर सकती, किसी राज्य का नाम भी परिवर्तन कर सकती है। संविधान की बात करते हैं आर्टिकल 1 की, तो आर्टिकल 1 के अनुसार यह निर्धारित किया जाता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यानी कि राज्य मिल करके एक संघ बनाते हैं, उसका नाम भारत है। आर्टिकल 2 में यह प्रावधान है कि ये आर्टिकल 2 के अधीन नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में प्रस्ताव रखा जाता है। आर्टिकल 2 के अंतर्गत नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए 21 का ए में, ऑप्शन नंबर बी 51 का ए में, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 1818 में। चलिए सही ऑप्शन को देखते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो गया आर्टिकल 51A 51 के ए में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 51 के ए में मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रावधान दिए गए, मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रावधान दिए गए। मौलिक कर्तव्य को भारत के ये भारतीय संविधान में एक समिति आई थी जिनका नाम था स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जोड़ा गया था, या कह सकते हो कि भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति ने प्रस्ताव रखा था कि मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा जाना चाहिए। स्वर्ण सिंह समिति के प्रस्ताव पर ही मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में रूस के संविधान से लिया गया है। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं आर्टिकल 21A की, तो आर्टिकल 21A में भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत भाग 3 में जोड़ा गया था। 21 के ए को 86वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार जोड़ा गया था, भाग 3 में जोड़ा गया था। 2002 के अनुसार भाग 3 में जोड़ा गया था। अगर आर्टिकल 18 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 18 में उपाधियों से अंत, आर्टिकल 18 में उपाधियों से अंत से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करके क्या नाम रखा? ए नंबर ऑप्शन तालिबान अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, बी नंबर पश्तो लैंड,
सी नंबर इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक, इन नंबर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो गया इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। इसका सही नाम हो गया इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंध योजना को जारी किया। कब जारी किया बताना है। इसका डायरेक्ट ऑप्शन देखते हैं। सही ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारा 17 मार्च 2022। 17 मार्च 2022 ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने 17 मार्च 2022 को आपदा प्रबंध योजना को जारी किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। बताना है कि इसमें से कौन सी बात है जो संवैधानिक विशेषाधिकार में नहीं आता है। ए नंबर पुनः विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी करना। बी नंबर ऑप्शन वित्तीय विधेयक की वापसी करना। ए नंबर हो गया। बी नंबर ऑप्शन में पुनः विचार के लिए एक विधायी विधेयक की वापसी करना। सी नंबर कानून की अदालतों द्वारा दोषी ठहराए गए लोगों को क्षमा प्रदान कराना। डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक और ई नंबर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो गया, हम देखते हैं पुनः विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी करना। यह राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं होता है। ऐसा इसलिए कि किसी भी धन विधेयक या वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही लोकसभा में लाया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही धन विधेयक को लोकसभा में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही धन विधेयक को लोकसभा में लाया जा सकता है। इसलिए इसे वापस पुनः विचार के लिए इसे वापस नहीं लौटाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा इसे वापस नहीं लौटाया जा सकता है। इसके साथ साथ एक अन्य बात में महत्वपूर्ण है कि धन विधेयक, सभी जो धन विधेयक होते हैं, धन विधेयक जो होते हैं वो वित्तीय विधेयक हो सकते हैं, किंतु सभी वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते, जिसका उल्लेख आर्टिकल 110 में किया गया है। आर्टिकल 110 में किया गया है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति के अगर संवैधानिक विशेषाधिकार की अगर बात करते हैं तो उनमें प्रमुख बातें हो जाती हैं कि अगर केंद्र की प्रशासनिक कार्यों की विधायिका के प्रस्ताव से संबंधित जानकारी की मांग प्रधानमंत्री से कर सकता है, यानी कि राष्ट्रपति केंद्र में चल रहे कार्यों का ब्यौरा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ले सकता है। इसके साथ साथ जब साधारण विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो विधेयक की स्वीकृति दे सकता है और उसे पुनः वापस लौटा भी सकता है, लेकिन वह केवल साधारण विधेयक के साथ किया जा सकता है, वित्तीय विधेयक के साथ नहीं। साधारण विधेयक को लोकसभा में पास होने के बाद उसे पे स्वीकृति देना या उसे पुनः विचार के लिए लौटाना, इसके लिए राष्ट्रपति पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। कुछ अन्य संवैधानिक विशेषाधिकार भी दिए गए हैं राष्ट्रपति को, जिसमें से न्यायालय के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता है, यानी कि किसी भी राष्ट्रपति को अपने कार्यों के प्रति न्यायालय के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होना पड़ता है। दूसरा, राष्ट्रपति के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान उस पर आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के दौरान आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता है। साथ ही साथ उनके कार्यकाल के समय उन्हें गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। राष्ट्रपति के खिलाफ किसी भी प्रकार का सिविल केस, व्यक्तिगत मामला भी नहीं लिया जा सकता, और अगर ऐसा लेना हो तो उसके 2 माह पहले 2 मंथ पहले उन्हें नोटिस देना जरूरी होता है। और ऐसा नहीं है कि अगर राष्ट्रपति अगर कुर्सी पर बैठे हों तो उन पर किसी प्रकार का अनियमितता वो कर सकते हैं। अगर वो किसी प्रकार का अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करते हैं तो उनके खिलाफ आर्टिकल 61 के तहत इम्पीचमेंट या महाभियोग चलाकर उन्हें कुर्सी पर से, उन्हें राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है और उसके बाद उन पर सही तरह के कार्य या फिर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में
मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बताना है कौन से संविधान संशोधन में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर है 41 41वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 43 43वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 42 42वां संविधान संशोधन, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक और ई नंबर इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही ऑप्शन देखते हैं। इसका सही ऑप्शन हो गया 42 यानी कि 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ध्यान दीजिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जोड़ा गया, उनके प्रस्ताव पर जोड़ा गया था 1976 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, जिसमें 10 भाग 4 के 51 के क में भाग 4 51 के क के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 के अधीन 11वें मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। स्टार्टिंग में 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य थे और 46वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, जिसका वर्णन आर्टिकल 51 के ए में और भाग 4 के क में दिया गया है। भाग 4 के क और आर्टिकल 51 के ए में मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसके साथ साथ मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ रूस के द्वारा, पूर्व सोवियत संघ या रूस के द्वारा रूस के संविधान से लिया गया था। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया था। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन में और भी बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई थी। चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट। इसी में दिया हुआ है आर्टिकल 41 को देख लेते हैं। आर्टिकल 41 के तहत आर्टिकल 41 में जो लोकसभा के जो आयोग थे, राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष थे या सदस्य जो हुए थे, राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी या पीसीएस पब्लिक सर्विस कमीशन कहिए या फिर यूपीएससी जिसे हम बोलते हैं, उसके जो लोगों की जो आयु थी उन्हें 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया था। उन 60 वर्ष से बढ़ा करके उन्हें 62 वर्ष कर दिया गया था। आर्टिकल 41वें संविधान संशोधन के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो आयु थी उसे 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया था। चलिए इसके बाद देखते हैं 43 यानी कि 43वां संविधान संशोधन में 43वें संविधान संशोधन में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत की गई कुछ जो लगाए गए थे, कुछ नियम जो लगाए गए थे उन्हें कम किया गया, उनकी शक्तियों को निरस्त किया गया था, जिसके आधार पर 42वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को हटाया गया था। या कह सकते हो कि 43वें संविधान संशोधन में 42वें संविधान संशोधन के तहत लगाए गए कुछ प्रावधान को कम किया या उन्हें हटाया गया था। जैसे उदाहरण के आधार पर न्यायपालिका की शक्ति को बहाल किया गया था। 43वें संविधान संशोधन में न्यायपालिका की शक्ति यानी कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय की जो जुडिशरी रिव्यू की जो शक्ति थी उन्हें वापस कर दिया गया था, जिसे 42वें संविधान संशोधन में कुछ उनकी शक्तियों को कम कर दिया गया था। इसके साथ साथ संसद की शक्तियों को सीमित कर दी गई थी। संसद को यह प्रावधान 42वें संविधान संशोधन में संसद की पावर को कुछ बढ़ा दिया गया था, लेकिन 43वें संविधान संशोधन में संसद के पावर को वापस कम करके न्यायिक शक्ति यानी कि जुडिशरी रिव्यू की पावर को बढ़ा दिया गया था। इसके साथ साथ मौलिक अधिकारों की सुरक्षा फिर से मजबूत की गई थी। नागरिकों के जो मौलिक अधिकार दिए गए थे उनकी सुरक्षा को और भी मजबूत किया गया था। ये सभी 43वें संविधान संशोधन में किया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ए नंबर लोकसभा अध्यक्ष, बी नंबर प्रधानमंत्री, सी नंबर भारत के सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के मुख्य या अन्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो गया सी नंबर भारत के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के मुख्य या अन्य न्यायाधीश।
भारत के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के मुख्य या अन्य न्यायाधीश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय होता है वो न्यू दिल्ली में है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के डैश में उल्लेखित है। बताना है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में उसका वर्णन दिया गया है। ए नंबर ऑप्शन आर्टिकल 77, बी नंबर आर्टिकल 61, सी नंबर आर्टिकल 30, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक और ई नंबर इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, सही ऑप्शन कौन सा हो गया। इसका सही ऑप्शन हो गया आर्टिकल 61। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन आर्टिकल 61 में किया गया है। इसमें ध्यान यह देना है कि जब भी किसी राष्ट्रपति पर या किसी व्यक्ति पर महाभियोग होता है तो संसद में एक संकल्प प्रस्तुत किया जाता है और उस संकल्प के विधीन 1/4 सदस्यों की सिग्नेचर जरूरी है, यानी कि उनकी सहमति पत्र जरूरी होती है। उनकी सहमति होने के बाद 14 दिनों का नोटिस दिया जाता है। राष्ट्रपति को 14 दिनों का नोटिस दिया जाता है। उसके बाद 14 दिनों के नोटिस के बाद अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना होता है तो उस समय लोकसभा या राज्यसभा के कुल सदस्यों में 2/3 हिस्सों की वोटिंग हो, 2/3 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। टोटल मेंबर के 2/3 वहाँ पर उपस्थित मतदान करने वाले जो होते हैं, या कह सकते हैं कि कुल सदस्यों का 2/3 होना अनिवार्य है। कुल सदस्यों के 2/3 लोगों का हस्ताक्षर होना या उनका सहमति हो देना अनिवार्य होता है, तभी हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अन्य बातें भी हैं जिसे भी एक बार हम देख लेते हैं। राष्ट्रपति के सबसे संबंधित अन्य प्रमुख आर्टिकल है। सबसे पहला था आर्टिकल 52 जिसमें भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 जिसमें भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन है। आर्टिकल 60 यानी कि 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 60 में 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की शक्ति का प्रावधान है। आर्टिकल 123 में संसद के सत्रावसान के समय राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन आर्टिकल 123 में दिया गया है। और आर्टिकल 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान कराई गई है, यानी कि आर्टिकल 143 में वह उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। इसके साथ साथ क्वेश्चन में दिया गया है आर्टिकल 77 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 77 में सरकार के काम कैसे चलेगा, इसकी प्रेसिडेंट के नाम कैसे होना चाहिए उसका वर्णन है। सरकार कैसे काम करती है, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के नाम पर कैसे कार्य करती है, इसके बारे में प्रावधान आर्टिकल 77 में दिया गया है। और आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों की शिक्षा का अधिकार, अल्पसंख्यकों को शिक्षा का अधिकार का वर्णन या उसका प्रावधान आर्टिकल 30 में दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था। 1946 के गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था। बताना है। ए नंबर ऑप्शन सैयद अली जाहिर को, बी नंबर जगजीवन राम को, सी नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक और ई नंबर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो गया अंतरिम सरकार में श्रम विभाग जगजीवन राम
बाबू जगजीवन राम को सौंपा गया था। अंतरिम सरकार में श्रम विभाग का मंत्रिमंडल बाबू जगजीवन राम को सौंपा गया था। वहीं बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद की, तो अंतरिम सरकार के अंदर अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री बने थे और बाद में यह राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। लेकिन अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री बने थे। सैयद अली जाहिर को कुछ मामलों में संचार मंत्री भी कहा जाता है, लेकिन अगर पूर्ण रूप से संचार मंत्री की बात करते हैं तो रफ़ी अहमद किदवई, संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई थे। लेकिन कहीं कहीं आंशिक रूप से कहीं मिलता है कि सैयद अली जाहिर को भी संचार मंत्री के कुछ पद दिए गए थे। अब एक बार देख लेते हैं अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल को। कुछ प्रमुख लोग जो अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू विदेशी मामले एक्सटर्नल अफेयर्स के मामले के प्रमुख थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर गृह मंत्रालय में थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय में। असफ अली रेलवे मंत्री थे। असफ अली रेलवे मिनिस्टर थे। जॉन मथैया रेलवे और परिवहन मंत्रालय में आते थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री। रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री और वी.एन. गडगिल कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री में शामिल थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान के भाग 5 में कितने से कितने अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के घटकों का वर्णन किया गया है? बताना है कि राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है। कौन कौन सा अनुच्छेद है जो भाग 5 के राज्य विधानमंडल से संबंधित है? डायरेक्ट इसका सही ऑप्शन देखते हैं। इसका सही ऑप्शन हो गया आर्टिकल 168 से लेकर 212, आर्टिकल 168 से लेकर के आर्टिकल 212 तक। आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक में राज्य विधानमंडल से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल 168। इसमें हर एक राज्य का एक विधानमंडल होगा, इसका प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 169 में काउंसिल को बनाने या हटाने का प्रावधान आर्टिकल 169 में दिया गया है। अगर विधान परिषद की बात करते हैं तो भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें से सबसे पहला नाम आता है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश, उसके बाद बिहार, भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। पहला नाम आता है आंध्र प्रदेश, दूसरा नाम आता है बिहार, उसके बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र, के बाद तेलंगाना, के बाद यूपी, उत्तर प्रदेश। भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। अगर ट्रिक की बात करते हैं तो इसका ट्रिक हो जाता है UBT KAT UBM, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया, UBM KAT
टी, UBMKAT। यू से उत्तर प्रदेश, बी से बिहार, एम से महाराष्ट्र, के से कर्नाटक, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तेलंगाना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आर्टिकल 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में इनमें से कौन राष्ट्रपति को सूचित करता है? इनमें से कौन है जो राष्ट्रपति को सूचित करता है? ऑप्शन दिया गया है विदेश मंत्री, बी नंबर प्रधानमंत्री, सी नंबर गृह मंत्री, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई नंबर इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही ऑप्शन देखते हैं। इसका सही ऑप्शन हो गया प्रधानमंत्री, बी नंबर प्रधानमंत्री। आर्टिकल 78 के तहत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करता है। राष्ट्रपति को जो कुछ पूछना चाहते हैं वह जान सकते हैं। राष्ट्रपति कुछ भी बातें अपना प्रधानमंत्री से जान सकते हैं। और प्रधानमंत्री आर्टिकल 78 के तहत, मतलब कह सकते हो कि आर्टिकल 78 के तहत उन्हें सारी बातों का, निर्णयों का सूचना देना पड़ता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 73वां संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया था। कौन कौन सी बातें? निर्णय लेने की शक्ति का, पूर्ण व्यवस्था का, न्यायिक शक्ति का, या प्रशासनिक शक्तियों का। इन चार में से किन किन चीज़ों का विकेंद्रीकरण किया गया था, यह हमें बताना है। ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार डायरेक्ट आंसर को सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कि 1, 2 और 4 यानी कि निर्णय लेने की शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ था, पूर्ण व्यवस्था का विकेंद्रीकरण हुआ था, और साथ ही साथ प्रशासनिक शक्तियों का भी विकेंद्रीकरण हुआ था। 1, 2 और 4। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया। पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दलों की साझेदारी का किसने विरोध किया था? पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दलों की साझेदारी का किसने विरोध किया था? ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन डायरेक्ट देखते हैं। इसका सही ऑप्शन हो गया जयप्रकाश नारायण ने। पंचायती चुनाव में राजनीतिक दलों की साझेदारी का विरोध जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था।